नमस्कार, मैं हूं संदीप राव जी और आप देख रहे हैं वर्कर्स यूनिटी का खास शो जिसमें हम प्रोफेसर रविंद्र गोयल जी से बात कर रहे हैं कि जीडीपी के मायने क्या हैं। जो जीडीपी के आंकड़े ताज़ा आंकड़े आए हैं उसके मायने क्या हैं। अभी ताज़ा तरीन मामला ये आया है कि जो जीडीपी बार बार लोग कह रहे थे कि हमारी 5 ट्रिलियन इकॉनमी हो जाएगी, नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री। अब हालत ये हो गई है कि वो 23% उसका आंकड़ा आया है और अर्थशास्त्रियों का कहना है कि आने वाले समय में, चूंकि ये फॉर्मल इकोनॉमी के आंकड़े हैं और आने वाले समय में जब इनफॉर्मल इकोनॉमी के आंकड़े इसमें जुड़ेंगे तो ये आंकड़ा और बढ़ेगा। हो सकता है कि ये -40 के आसपास पहुंच जाए, -40 या 45 या 50 के आसपास पहुंच जाए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं और पिछले 2-3 दिन से काफ़ी हंगामा मचा हुआ है, इसके मायने क्या हैं और मजदूर वर्ग इससे उसको क्या, उस पर असर पड़ेगा आने वाले समय में? देखिए, बहुत सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो जीडीपी में 23% की घटोतरी या गिरावट का मतलब है कि अप्रैल और जून में पिछले साल जितना उत्पादन हुआ था उससे ये उत्पादन 25% कम है। अर्थात पहले यदि 100 रुपए का उत्पादन हुआ था तो अब 75 रुपए का उत्पादन हुआ है। और अगर 75 रुपए का उत्पादन हुआ तो आप ये जानते हैं कि सीधे सीधे शब्दों में पिछले साल भर के अंदर आबादी भी 2% बढ़ गई है, तो उत्पादन को तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये घटा है तो आम आदमी की जरूरतों में इससे कटौती होगी। लेकिन जो उपलब्धियां हैं, जो आम आदमी की जरूरतों को उपलब्ध होने में उसमें कटौती होना निश्चित है। लेकिन अब सवाल एक जो समझने का है वो ये है कि ये जो इसका असर है वो सबके ऊपर बराबर नहीं है। अगर हम देखें तो इस अर्थव्यवस्था के अंदर इस घटोतरी का, इस गिरावट का सबसे भारी मार तो दिहाड़ी के मजदूर, रोज का काम करने वाले मजदूर और शहरों में भी, नौकरियों में भी जो छोटी नौकरी करते थे, जो निम्न मध्यम वर्गीय लोग थे, उनके ऊपर उनकी मार पड़ी है, क्योंकि उनके पास इस घटोतरी को बर्दाश्त करने का कुशन ही नहीं है। अगर आपके पास 2 रोटी खाने को ही है और उसके अंदर से भी कोई आधी रोटी ले जाए तो अल्टीमेटली आपको भूखे मरने का लाना पड़ेगा। इसके अंदर लेकिन एक दूसरी बात और जो समझने की वो ये है कि इस घटोतरी का सबके ऊपर बराबर असर नहीं पड़ा है। इस अप्रैल जून के भीतर अडानी साहब ने 2 हवाई अड्डे खरीद लिए 50 साल की लीज पर भारत सरकार से। तीसरे का सौदा चल रहा है। हमारे मुकेश अंबानी भाई की संपत्ति जो है वो 40% बढ़ गई है। तो ये जो इनकी बढ़ोतरी हुई है, इसका मतलब ये है कि गरीब आदमी की 2 रोटी में से आधी रोटी नहीं, 1 रोटी कम हो गई है। यानी कि गरीब आदमी को इसकी ज्यादा मार पड़ी है। रही दूसरी बात, ये इसकी मार का एक दूसरा पहलू भी है। इस बीच में अर्थव्यवस्था में एक अंतर आया पहले की मंदी के मुकाबले। भारतीय अर्थव्यवस्था या पूरी दुनिया के अंदर अर्थव्यवस्थाएं जो है वो अब सेवा प्रधान अर्थव्यवस्थाएं है। सेवा प्रधान अर्थव्यवस्थाओं में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे लोग काम करते हैं, शहरी मध्यम वर्ग के लोग काम करते हैं। तो पहले जहां मंदी की मार मजदूरों पर ज्यादा और नौकरी पेशा लोगों पर कम पड़ती थी, अब की बार मंदी की मार जो है वो नौकरी पेशा लोगों पर भी पड़ी। सरकारी कर्मचारियों की भी आय कम हो गई है। आपको पता ही है कि भारत सरकार ने फैसला लेकर के डीए देने नहीं देने का ऐलान कर दिया था। तो कहने के लिए तो मेरी भी आय कम हुई है, लेकिन मेरी स्थिति औरों से बेहतर है तो मैं भुखमरी के कगार पर तो नहीं गया हूँ। लेकिन जो शहरी छोटे लोग वो भी भुखमरी के कगार पर पहुंचे। ये दूसरी चीज इसको ध्यान देने की। एक तीसरी चीज और ध्यान देने की है कि दुनिया के पैमाने पर यदि गिरावट हुई है तो ये दर भी अलग अलग है। अमेरिका देश के अंदर ये गिरावट मात्र 10% है। चीन के अंदर तो पॉजिटिवली अर्थव्यवस्था जो है 3% बढ़ी है। और देशों में, जापान में 8% या 9% है। तो इसलिए निर्मला सीतारमन जी जो है समझाने की कोशिश कर रही है, ये गिरावट भगवान के कुकर्मों की वजह से है, एक्ट ऑफ गॉड। सच्चाई ये नहीं, एक्ट ऑफ गॉड। ये गिरावट अगर सही कहा जाए तो ये हमारी मोदी सरकार की कुकर्मों की वजह से। और मोदी सरकार के जो कुकर्म है वो ये है
कि उन्होंने एक तो बहुत ही कोरोना के नाम पर वहशियाना लॉकडाउन किया, जिसके अंदर के घर जाने के लिए लोग मजबूर हुए, 700 आदमी मरे सड़कों पर। और उसके बाद भी इन्होंने जो इसको निपटने के लिए जो रास्ता निकाला, वो रास्ता भी कुछ बदमाशी के तहत और कुछ कम समझदारी के तहत रास्ता वो निकाला जो समस्या की हल तक नहीं पहुंच सका। सीधी सी बात आपको समझने की है कि बनिया जब तक उत्पादन करके नहीं बेचेगा जब तक कि उसकी मांग नहीं, और बाजार में आज मांग का संकट है। मोदी जी ने क्या किया कि कर्ज कंपनियों के माफ कर दिए। मोदी जी ने क्या किया कि आप जो है कर्जा लेकर के काम कर लीजिए। कौन कर्जा लेगा? वो दरअसल ये रहा है कि कर्जा लेने के नाम पर लोग लेकर के शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगा रहे हैं। यही कारण है कि अर्थव्यवस्था जहाँ चौपट है वहां पर शेयर मार्केट चमक रहा है। मतलब आलम ये पहुंच गया है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर को भी सचेत करना पड़ा, भाई कि शेयर मार्केट में तेजी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। तो ये तीसरी बात इसकी समझ गई। और चौथी बात, आपने जैसा सही कहा कि अगर मोदी सरकार चेतेगी नहीं तो ये बर्बादी के और बुरे दिन आएंगे, अच्छे दिन नहीं आएंगे। ये जो अच्छे दिन का नारा है, ये नहीं है खाली कुत्ता पालने से या मोर पालने से या खिलौना बनाने से ये अर्थव्यवस्था का सुधार नहीं बनेगा। आज अर्थव्यवस्था का अगर सुधार करना है तो भारी पैमाने पर मांग की बढ़ाना पड़ेगा। और ये मांग कैसे बढ़ेगी? ये मांग किसकी है? मांग किसकी घटी है? दरअसल मांग उसी की घटी है जिसकी 2 रोटी में से 1 रोटी रह गई, यानी कि इस देश के मजदूर, इस देश के दिहाड़ी वाले लोग, इस देश के अंदर छोटी नौकरियां करने वाले लोग। तो इनकी मांग कैसे बढ़ेगी? इनकी मांग एक ही तरीके से बढ़ सकती है कि सरकार भारी पैमाने पर खर्चा करके पब्लिक इन्वेस्टमेंट करे, न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बल्कि सेवा क्षेत्र में। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सड़कें बनाए, ये इरिगेशन का इंतजाम करे, ये हाईवे पे बनाए जहां पर भारी पैमाने पर लोगों को रोजगार दिया जाए। सर्विस क्षेत्र के अंदर ऐसी सेवाएं जो भविष्य के बारे में लोगों को आशान्वित करें, उन सेवाओं में सरकार को मोटा खर्चा करना चाहिए। और वो सेवाएं मेरे समझ से 2, एक है शिक्षा और दूसरा है स्वास्थ्य। भारी पैमाने पर विद्यालयों का निर्माण किया जाए, शिक्षकों की भर्ती की जाए, अस्पतालों का निर्माण किया जाए, डॉक्टरों की, अन्य कर्मियों की भर्ती की जाए। अर्थव्यवस्था में इस मंदी से विकास का यही रास्ता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको, आप तो आर्थिक मामलों के जानकार हैं, आप देखते रहते हैं, क्या आपको लगता है कि पिछली सदी में 1939 के आसपास या 38 के आसपास जो मंदी आई थी जिसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ, तो ये जो अभी मौजूदा जो मंदी है और इससे पहले 2008 में जो मंदी आई थी, इसको किस पैमाने पर आप देखते हैं? क्या ये महामंदी टाइप का कुछ मामला है या मंदी ही देखिए, कहने ये से चल मंदी जाएगा? भयंकर है, लेकिन दोनों का एक दूसरे से कंपैरिजन जो है वो भ्रामक होगा। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो मंदी आई थी, उस मंदी का एक खास कारण था कि वो जो मंदी थी उसके अंदर अभी अर्थव्यवस्था के विचार बहुत स्थापित नहीं थे। मंदी से निपटने के लिए क्या किया जाए लोगों को पता नहीं था। लेकिन उस मंदी से निपटने के बाद आज पूंजीवादी घेरे में, मैं समाजवादी की बात नहीं करता, मैं कम्युनिस्ट क्रांति की बात नहीं करता, इस मंदी से निपटने के लिए क्या किया जाए, ये सवाल आज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रिस्टल क्लियर है, ये बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। बस सवाल है कि दिल सही जगह तो तो सभी आप ये हाँ जी, तो ठीक है। आपका कहना है कि ये कोई महामंदी नहीं है, इससे निपटा जा सकता है। और नहीं, इस निपटा तो पहले भी वाली को भी जा सकता था, लेकिन उस समय जो स्थिति थी वो ये था कि बहुत इसके ऊपर कोई मतैक्य नहीं था कि इससे निपटने के लिए क्या किया जाए। कीन्स कहते थे कि सरकार जो है वो फिस्कल डेफिसिट बढ़ा करके खर्चा करे, कुछ और लोग कहते थे ये हो नहीं सकता है। तो इसके चलते मतभेद मौजूद था। तो उस समय जनता का आंदोलन हुआ, मजबूरी में उनको बाध्य किया गया, तो उन्होंने खर्चा किया। खर्चा आज ये किया। सबको पता है
कि जब डिमांड का संकट होता है, देखिए ऐसा होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में खर्चे के 4 मुख्य ड्राइवर होते हैं। पहला है आबादी का कंजम्पशन का खर्चा, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा है इन्वेस्टमेंट का खर्चा बिजनेसमैन का। तीसरा है एक्सपोर्ट और चौथा है सरकारी खर्चा। प्राइवेट खर्चा तो हो नहीं रहा है, और अगर प्राइवेट खर्चा नहीं हो रहा है तो कोई बढ़िया पैसा इन्वेस्टमेंट लगा करके उत्पादन करेगा नहीं। और जब हमारे यहाँ ये हाल है तो दुनिया के अन्य देशों में भी यही हाल है, एक्सपोर्ट भी नहीं होता। अब सिर्फ एक ही ड्राइवर बचा है, वो है सरकार भारी पैमाने पर खर्चा करे। और इसको खर्चा करने के लिए ऐसा नहीं है कि सरकार के पास विकल्प नहीं है, सरकार के पास विकल्प है, लोगों को पता है, लेकिन यदि दिल ठीक जगह नहीं होगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि सरकारों का दिल इस देश के गरीब मेहनती लोगों के पक्ष में। आपको लगता है कि ये जो तरीके हैं, क्योंकि ट्रेड यूनियनों ने शुरू से ही ये मांग की थी कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके खाते में कम से कम 5-7 हज़ार रुपये हर महीने जमा किया जाए और अगले 6 महीने तक जमा किया जाए। अभी अभी ये भी बात हो रही है कि जो न्यूनतम मजदूरी है उसी को बढ़ा दिया जाए, कम से कम 25,000 रुपये किया जाए, ताकि ठीक बात है, जनता ठीक के बात। जेब में पैसा जाएगा तो वो खर्च करेगी, वो चीज़ों को सामान खरीदेगी, या और एक मार्केट में एक पैसा रन करना शुरू करेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार, जिसके मंत्री कह रहे हैं, बंगाल के मंत्री क्या, उनके पार्टी के बहुत बड़े प्रमुख नेता हैं बंगाल के, वो उन्होंने कहा था कि इस देश में मंदिर कल्चर बढ़ाना होगा, और इसीलिए देखिए कि पिछले 6 साल में ना कोई यूनिवर्सिटी बनी, ना कोई कॉलेज बना वैसा, नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा और है। और मंदिर बन गया। एक बहुत बड़ी मूर्ति लगी है, जिसमें अभी पता चल रहा है कि वहाँ बाढ़ आ गई है, वो पटेल की मूर्ति बनी है, एक नई मूर्ति वो और देखिए लगवाने की बात बात ये हो रही है। है। मोदी के मंत्री, मोदी के पार्टी के लोग, और जैसा है ये मोदी का बीजेपी कहा जाता है, कही जा रही है, तो क्या उसकी ये इच्छा शक्ति है कि वो इससे उबरने की कोशिश करे, या आपदा में अवसर का कुछ मामला है? मैं देखिए दो चीजें इसमें समझने की है। पहली चीज तो ये है कि ये समझना होगा, ये आपदा में अवसर मोदी के लिए है, ये आपदा में अवसर अडानी के लिए है, ये आपदा में अवसर अंबानी के लिए है, इस देश की बहुसंख्यक आबादी के लिए। जैसा मैंने बताया कि अंबानी की संपत्ति जो है इस बीच 40% बढ़ गई 3 महीने में, अडानी ने 2 हवाई अड्डे खरीद लिए। तो ये आपदा में अवसर उनके लिए, बहुसंख्यक आबादी के लिए ये आपदा में तबाही है। नंबर 2 बात, कि क्या इसको करने की इच्छा शक्ति है कि नहीं है, इससे पहले ये सोचना होगा कि क्या इसको किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। नव उदारवादी अर्थशास्त्र के चलते ये आम लोग, बहुत अच्छे अच्छे अर्थशास्त्री भी इस मुगालते में हो गए हैं कि ये डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं की जा सकती और ज्यादा टैक्स नहीं लगाया जा सकता। सच्चाई ये है कि इनको करने के लिए सरकार के पास बहुत आसान तरीके हैं। मामला दिल का है। आसान तरीके क्या कहा जाए, एक तो ये है कि ये चाहें तो रिजर्व बैंक पैसा छाप करके ये डेफिसिट फाइनेंसिंग करके खर्चा कर सकते हैं। इसका एक नुकसान है कि इन्फ्लेशन होगा, मुद्रास्फीति होगी, लेकिन उसकी भी कीमत गरीब आदमी को देनी पड़ेगी। पूंजीपति लोग उतना नहीं देना चाहते। इसके ऊपर ये तर्क दिया जा रहा है कि अगर हम ज्यादा कर्जा ले लेंगे तो हमारी जो है भविष्य के देने की क्षमता रुक जाएगी। अभी हमारे कर्जा जीडीपी रेशियो एक आंकड़ा होता है, यानी कि हमने राष्ट्रीय आय के मुकाबले में कितना कर्जा ले रखा है। अभी हमारी कर्जा जीडीपी रेशियो जो है वो करीबन 70 या 80% के आसपास है। जापान की 250%, अमेरिका की 200-150%। तो जब उनकी ज्यादा है तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। ये अलग बात है कि वर्ल्ड बैंक नहीं चाहता ये करे, लेकिन एक दूसरा और सबसे आसान तरीका है, वो ये है कि अर्थशास्त्र का एक बेहद बेसिक नियम है कि अमीर आदमी वो बचाता है जो वो खर्च नहीं कर सकता, और गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से वर्तमान की कटौती काट करके बचाता है। तो जो अमीर आदमी पैसा बचा रहा है उसके अगर हम ऊपर टैक्स लगा करके इस देश के अंदर उगराही करें
तो हम अकूत पैसा बटोर सकते हैं सरकारी खर्चा और अर्थव्यवस्था को निजात दिलाने। लेकिन आपको अभी पता होगा कि अर्थशास्त्र के उनके सलाहकारों का कोई अफसर था, उसने इनकम टैक्स का था शायद, उन लोगों ने एक सलाह दी थी कि जो अमीरों पर 1% का कम से कम टैक्स लगा दिया जाए, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी मोदी सरकार ने। तो इससे तो साफ साफ लगता है कि मोदी सरकार ऐसा कुछ माने किसी भी तरीके से करने की उसकी मंशा नहीं है। लेकिन ये भी बात समझने की कि आज जिस मुकाम पर हम पहुंच गए उसके अंदर मुझे लगता है इसके सिवा इनके सामने कोई रास्ता भी नहीं है। ये करना नहीं भी चाहेंगे और इनको करना भी पड़ेगा। मेरा अपना अंदाजा ये है कि अमेरिकी चुनावों के नतीजे के बाद विश्व के पैमाने पर ही, क्योंकि आज के समय में नव उदारवादी नीतियां जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी लोएस्ट लेवल पर है, विश्व के पैमाने पर ही ये आना चाहिए। अभी आज ही एक छोटा सा आया है, हालांकि उसके अंदर बहुत कुछ देखने का नहीं है। शिक्षा मंत्रालय ने एक नोटिस निकाला है, आज से हफ्ता भर पहले उन्होंने कहा था कि हम जो है नौकरियां भर्ती न करें। आज इन्होंने कहा है कि हम जो है नौकरियों की भर्ती खोल देंगे। पिछले 2 साल से, पिछले 2 दिनों से सरकार में सन्नाटा छाया हुआ है। सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। मुझे लगता है कि इसके अंदर और जो है वो कोड़ में खाज जो है, आपको पता ही होगा कि मोदी जी के कार्यक्रम के डिसलाइक जो है वो लाइक से बहुत ज्यादा हो गए। हालांकि वो बहुत विश्वसनीय नहीं लगता है, क्योंकि नहीं, वो ठीक है, मोदी के पास, मोदी और अमित शाह और बीजेपी के पास एक पूरी आर्मी है, और वो अकेले दम पर वो किसी भी लाइक को वो सहमत हूँ आपसे, मैं सहमत हूँ, मैं उसको बहुत ज्यादा देख नहीं रहा हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जिस दिशा में हवा बह रही है उसके अंदर मोदी की नीयत ना होने के बावजूद भी ये कुछ फिजिकल डेफिसिट करके खर्चा करेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि वो खर्चा किस दिशा में करें, क्योंकि आज जो हमारी तंगी है वो तरीके से कहा जाए तो दो मुहिम है। केवल लोगों को राशन दे देने से इस समस्या का कोई हल नहीं है, क्योंकि शहरों के अंदर जिन लोगों की 10-10, 15-15 हजार, 20-20 हजार वालों की नौकरियां गई हैं, उनको नौकरी देने से काम चलेगा, उनको खाने से काम नहीं चलने वाला। और उनको नौकरी तभी देंगे जबकि लोग जो अस्वैच्छिक खर्चा है उसको बढ़ाएं। अस्वैच्छिक खर्चा वो होता है जो कि हम, अगर हमारा मन, हम भविष्य के बारे में आशान्वित होते हैं तो हम वो खर्चा करते हैं। इंग्लैंड में तो इसके लिए उन्होंने एक नियम निकाला है कि जो लोग होटलों में खाना खाएंगे उनका आधा बिल जो है वो सरकार देगी। नौकरी बचाने के लिए इंग्लैंड के अंदर, वहां भी 20% की गिरावट आई है। इंग्लैंड के अंदर मजदूरों को निकाला ना जाए, उनकी तनख्वाह के लिए पैसा सरकार ने दिया। लेकिन एक जो चीज जो अभी दिखाई दे रही है कि पिछले 3-4 साल से तो बहुत तबाही का मंजर है, चाहे इंडस्ट्री में हो, इससे पहले भी था कोरोना, एक आपदा आ गई। पहले भी था, ठीक बात। हाँ, तो तबाही का मंजर था, बहुत सारी नौकरियां चली गईं, बहुत सारा प्राइवेटाइजेशन हुआ। अभी एलआईसी में भी आईपीओ निकाल करके धीरे धीरे उसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश हो रही है। 41 जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं, उनको उन्होंने सेल पे लगा ही दिया है। एचएएल का भी शुरुआत उन्होंने की है, एचएएल से, जिसको राफेल को बनाने को देना चाहिए था एचएएल को, तो राफेल न दे करके उन्होंने अनिल अंबानी की किसी कंपनी को दिया है। तो ये सारी चीजें तो बहुत पहले से चल रही थी। हाँ, और लेकिन देखिए कि जब जब राहत पैकेज की बात हुई कि भाई जनता इतनी संकट में है और कोरोना के समय में उसको राहत पैकेज दिया जाए, तो जो 20 लाख करोड़ की राहत पैकेज की घोषणा की गई, वो भी पता चला कि उसमें बहुत सारा राहत पैकेज जो है कंपनियों को बेचने का राहत पैकेज था, और वो येन केन प्रकारेण जो है वो पूंजीपतियों के ठीक बात है। अडानी अंबानी के झोले में चला गया, वो पैसा भी वो उसकी हाँ, उनकी लेकिन तिजोरी में उससे चला इसी गया। वजह से अर्थव्यवस्था में तो 25% की गिरावट है। हाँ, अब ये लेकिन ये उम्मीद तो नहीं की जा सकती कि मोदी जी को अचानक कोई सपना आएगा। अभी वो मोर वगैरह से बातचीत कर रहे हैं, उस जैसी फोटो भी आई थी। तो ऐसी तो उम्मीद नहीं है कि इतनी भयंकर स्थिति में मोदी जी अचानक उनको सपना आए, जगें और कहें कि नहीं नहीं साहब, जनता के लिए हमें कुछ करना चाहिए, और तुरंत जो है जनता के खाते में वो 15-15 लाख नहीं तो कम से कम 7,000-8,000 रुपए ही डालना शुरू कर दें। तो ऐसा आपकी तो बात सही है,
लेकिन मैं मोदी अब इन सारी चीजों के बाद मेरा जो सवाल है वो ये है कि क्या आपको लगता है कि भयंकर जन विरोधी सरकार है और जनता के अगर मान लीजिए 1-2% जनता खत्म भी हो जाती है भूखमरी से, तो ये कोलेटरल डैमेज मान लेगी सरकार की ये कोलेटरल डैमेज हुआ है और इससे पूंजीपतियों को मान लीजिए पूंजीपतियों के टोटल कैपिटल में अगर 10-15%, 20%, 40% का इजाफा हो जाता है तो 1-2% आबादी का बलिदान देना में ये सरकार हिचकेगी नहीं, क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, सरकार थ्योरेटिकली हिचकेगी नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। प्रैक्टिकली क्यों नहीं संभव है कि हम 21वीं शताब्दी के अंदर हैं और ये काम जिस समय हो रहा है उसके अंदर आखिर ये ठीक बात है कि हमारी जनता जो है वो बहुत ही क्या कहेंगे उसको, भगवान से डरने वाली है, बहुत ही बर्दाश्त करने वाली है और जब हद से गुजर जाती है तो बगावत भी ये कर सकती है। क्योंकि अगर ये कुछ नहीं करेंगे तो ये स्थितियां और खराब होंगी, शहर में लूटमारी बढ़ेगी, चोरी चकारी बढ़ेगी, बेरोजगारियों का यहाँ आलम लगेगा, शहरों गांवों से लोग शहर में आएंगे। तो वो एक ऐसी समस्या है जिससे कई बार अपने ना चाहते हुए भी इनको मजबूरन कुछ करना पड़ता है। तो इसलिए देखना होगा, हम लोग एक विकट स्थिति में हैं। हाँ, विकट स्थिति में इसलिए हैं क्योंकि अगर आज कोई जनपक्षधर आंदोलन मजबूत होता वो तो सरकार को बाध्य कर देता, लेकिन दिक्कत ये है कि कोई आंदोलन मजबूत नहीं है। जो भी आंदोलन है वो कमजोर है। सीपीएम का बयान पढ़ा तो सीपीएम ने भी मात्र इतना ही कहा कि हमको पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। ये कहते हुए वो भी हिचक रहे हैं कि भाई सरकार टैक्स लगा करके लोगों से पैसा इकट्ठा करे और उसको खर्च करे। टैक्स लगाने के लिए इस देश के अंदर हवाई जहाज के तेल को पेट्रोल और डीजल से सस्ता बेचने का औचित्य क्या है? इस देश के अंदर धनी किसानों पर इनकम टैक्स नहीं लगाने का औचित्य क्या है? इस देश के अंदर बड़े बड़े पूंजीपतियों के ऊपर वेल्थ टैक्स नहीं लगाने का औचित्य क्या है? इस देश के अंदर 10 लाख रुपए से लेकर के अरबों रुपए तक कमाने वाला एक ही तरह से इनकम टैक्स देगा। तो ये निजाम सड़ चुका है। अंतिम सवाल मैं आपसे करूंगा और फिर इस बातचीत को समाप्त करेंगे। वो सवाल है कि मोदी सरकार ने कोरोना के समय में जैसी खबरें आ रही हैं उसमें $2 अरब का कर्ज लिया है और 2 किश्तों में लिया है। एक बार $1 अरब लिया, फिर दूसरी बार दूसरा $1 अरब और डॉलर लिया। तो इतना पैसा गया कहाँ? क्या वो जीडीपी में काउंट होता है कि नहीं होता है? क्या इसको कैसे समझा जाए? जो होता है वो जीडीपी में काउंट नहीं होता। इस जीडीपी में जो कर्जा इन्होंने लिया होगा इसमें से जितना खर्च हुआ इसका कोई आंकड़ा मेरे पास नहीं है, वही जीडीपी के अंदर आया होगा। लेकिन उस सारे खर्चे के बावजूद भी अगर मैं मान लूँ सारा खर्च हो भी गया तब भी इसमें कोई बहस नहीं है कि अर्थव्यवस्था पिछले साल के मुकाबले 25% बढ़ गई है। पिछले साल यदि रुपए की पैदावार थी तो आज 75 पैसे की पैदावार। अगर आप ये कह रहे हैं कि कर्जा उन्होंने खर्च भी कर दिया तो और भयंकर स्थिति है, मैं जानता नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। जीडीपी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और मजदूर वर्ग पर या मेहनतकश जनता पर जो इसका असर पड़ रहा है, चाहे वो किसानी हो, चाहे वो शहरी गरीब आबादी हो, अभी हालात ये हैं कि एक टाइम खा करके लोग अपना काम चला रहे हैं। ये भयंकर स्थिति है। वालों को भी इसमें आप जोड़िए। हाँ, नौकरी वाले लगभग अभी सीएमई का आंकड़ा है 2.25 करोड़ सैलरीड नौकरियां गई हैं। खासकर जो है 20 करोड़ की जो आबादी कही जाती है प्रवासी मजदूरों की आबादी 20-25 करोड़ के आसपास है। उसके बहुत सटीक आंकड़े नहीं हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि ये आबादी बिल्कुल ही तबाह हो गई है और कर्ज में चली गई है, कर्ज में डूब गई है। वो 2,000 रुपये 3,000 रुपये दे करके घर पहुंची और वही अब वहाँ पे कोई चारा नहीं है तो वो उतना ही पैसा दे करके वो फिर से लुधियाना, बॉम्बे और सूरत पहुंच रही है और उसके लिए कोई तरीका नहीं दिखाई दे रहा है कि कैसे जिए वो, और कर्ज में वो भयंकर रूप से डूब गए हैं लोग। कि हम मजदूर, गरीब किसान, दिहाड़ी के मजदूर की बात तो करें ही। आज जो दौर है उसके अंदर जो आम परिभाषा में मजदूर नहीं गिने जाते वो छोटी वाले नौकरी वाले लोगों को भी हम शामिल करें, उसके बारे में भी सोचें, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था के ढांचे की मांग है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जुड़े रहिए वर्कर्स यूनिटी के फेसबुक पेज, यूट्यूब से और वेबसाइट पर खबरों के लिए जाते रहिए। नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू।